हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उर्दू गज़ल के बारे में। उर्दू गज़ल का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, मुबारक अजीम आबादी की पहली गज़ल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मुबारक अजीम आबादी मुसन्निफ़ हैं, शायर हैं। तो पहले इनकी ज़िंदगी के बारे में देख लेंगे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी से भी सवाल आते हैं। जो मुसन्निफ़ होते हैं, शायर होते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी, कहाँ पैदा हुए, कब पैदा हुए, छठी कब हुई, ये सारा सवाल पूछ लेता है। सॉरी, छठी का नहीं पूछेगा, इन पैदाइश के बारे में पूछ लेता है। तो पहली चीज़ क्या है कि नाम है इनका मुबारक। मुबारकबाद देना नहीं शुरू कर दीजिए। मुबारक हो तुमको ये बर्बादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, शादी है तुम्हारी। तो मुबारक नाम था इनका। अजीम के माने होते हैं ग्रेटनेस, महानता, बड़ा। पढ़ते हैं हम लोग सुभान रब्बी या अजीम, रुकू में पढ़ते हैं। लेकिन अजीम आबाद जो है, अजीम औरंगजेब के पोते का नाम था। और जब वो पटना आए थे तो पटना शहर को नए सिरे से बसाया था उन्होंने। किसने? औरंगजेब के पोते ने। तो उस जमाने में नाम पड़ा अजीम आबाद। औरंगजेब के पोते का नाम था अजीम, उसने अपने नाम पे पटना का नाम रखा अजीम आबाद। और वहाँ जो पैदा होते हैं तो वो अपने नाम में लगाते हैं अजीम आबादी। ठीक है, जो दिल्ली में पैदा होते हैं दहलवी लगाते हैं, दरभंगा में पैदा होते हैं दरभंगी लगाते हैं। ठीक है, तो अपना अपना नाम है। आजमगढ़ में पैदा होते हैं आजमगढ़ी लगाते हैं, प्रतापगढ़ में पैदा होते हैं प्रतापगढ़ी लगाते हैं। तो इनका नाम क्या था? मुबारक अजीम आबादी। इनकी पैदाइश देख लेते हैं तो 21 अप्रैल को पैदा हुए थे। एग्जाम में सवाल पूछ देता कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1869 को पैदा हुए, 1869। और लोकेशन का नाम था वो कह रहा जुमा का दिन था। किसका दिन था? जुमा का दिन। असर के वक्त पैदा हुए। टाइम भी बता दिया। ताजपुर दरभंगा में। अब ताजपुर जो वो समस्तीपुर जिला में आता है। समस्तीपुर पहले दरभंगा में आता था। ये पैदा कब हुआ? 1869 में। तो ताजपुर जो है समस्तीपुर दरभंगा से 1972 में अलग हो गया। मधुबनी भी 1972 में अलग हो गया। ठीक है, तो उस जमाने में ताजपुर कौन से जिला में था? दरभंगा जिला में। तो सवाल अगर एग्जाम में आएगा कि कहाँ पैदा हुए, तो दरभंगा जिला में। अभी ताजपुर कहाँ है? समस्तीपुर जिला में। आइए और देख लेते हैं तालीम। तो 10वीं तक पास किया था, 10वीं दर्जा तक मैट्रिक का एग्जाम पास किया था। और एक बुजुर्ग सिफत आदमी थे। खानकाह में अल्लाह अल्लाह करते थे। खानकाह कहते हैं ऐसी जगह जहाँ कुछ नेक लोग, बुजुर्ग लोग रहते हैं और सुबह शाम का नमाज पढ़ते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाना खाते हैं और क्या तस्वीर पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं। ऐसी जगह को बोलते हैं खानकाह बोलते हैं। तो खानकाह मुजीबिया में थी। मुजीब से बना मुजीबिया। और कादरिया सिलसिला में बैत करते थे। कादरिया सिलसिला, ये जैसे जो बुजुर्ग है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, तो उससे जो सिलसिला चला उसको चिश्तिया सिलसिला कहते हैं। कोई फरीद है, बाबा फरीद, तो फरीदिया सिलसिला। इसी तरह कौन से सिलसिला से इनका ताल्लुक था? वो कादरिया सिलसिला से इनका ताल्लुक था। अब बात करते हैं कि आगे क्या क्या उन्होंने। जब शादी वादी हो गई तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। माश उसी को बोलते हैं, पैसा को। तो 2 काम उन्होंने किया, 2 किताब लिखी। मेडिकल साइंस में काम किया। तो मेडिकल साइंस को उर्दू में या अरबी में तिब कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2 किताब लिखी। एक किताब का नाम है, फारसी में लिखी है, उस किताब का नाम मीज़ानुत तिब। मीज़ान अरबी लफ्ज़ है जिसके माने होते हैं तराजू। तो मेडिकल साइंस की किताब फारसी में लिखी है, मीज़ानुत तिब। दूसरी किताब लिखी है उन्होंने तिब्बुल कबीर। तो 2 किताब लिखा है फारसी में, एक मीज़ानुत तिब और एक तिब्बुल कबीर लिखा है। बुजुर्ग सिफत थे, कादरिया सिलसिला से बिलोंग करते थे। 16 कुल की नीति थी उनकी। 16 कुल मतलब सबके साथ जो है कंप्रोमाइज करना, सबके साथ अच्छा बर्ताव रखना। ऐसी नीति के बारे में कहा जाता है कि अकबर बादशाह ने ये नीति अपनाई थी। सारे धर्मों के साथ जो है समान बिहेव करते थे। तो ऐसी नीति को, ऐसी सोच को क्या बोलते हैं? 16 कुल बोलते हैं। जैसे हम लोग होते हैं ना, किसी से मान लीजिए कुछ लोग शरीफ होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, तो यह सबको मिला जुला के चलते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं 16 कुल। तो मुबारक अजीम आबादी जो है कौन सी चीज़ को फॉलो करते थे? तो 16 कुल की नीति को फॉलो करते थे। 6 साल तक उन्होंने इसमें काम किया। उसके बाद होम्योपैथ का काम करने लगे। एक क्लिनिक खोल लिया, होम्योपैथ की दवा देने लगे। ठीक है, आप लोग को दवा नहीं मिलेगी, अभी बेचारे चले गए। ठीक है, ये जो थे इनके बारे में एक और सवाल आता है कि कौन थे? तो इनके ममिया ससुर का नाम था शम्सुल उलमा। क्या नाम था? एग्जाम में पूछा है कि उनके भांजी दामाद थे। भांजी दामाद मतलब शम्सुल उलमा साहब की जो भांजी थी उनसे इनकी शादी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि ये शम्सुल उलमा के भांजी दामाद थे। लिखने का मेरा स्टाइल ऐसा ही कहेगा तो फिर कभी ढंग से सजा देंगे। ठीक है, इनके वालिद का नाम था फिदा हुसैन। वालिद का क्या नाम था? वालिद का नाम था फिदा हुसैन। और ये भी शायर थे, शायरी करते थे। विरासत में मिली थी इनको शायरी। इनको मुबारक अजीम
आबादी को विरासत वाओ, इसी से शायर ने कहा कुर्बानी का जज्बा तुम्हें वर्षे में मिला है, वो जान अगर मांगे तो इनकार न करना, यही विरासत, यही है मीरास। तो इनके वालिद का नाम क्या था? फिदा हुसैन, ठीक है। और ये सैयद हसन हसरत के शागिर्द थे। किसके शागिर्द थे? सैयद हसन हसरत के। तो बड़े शायर थे, उनके शागिर्द थे। और ये भी ठीक, इन लोगों जो पूरा ख़ानदान जो था वो कह सकते हैं कि वो पढ़े लिखे लोगों का ज़माना था। औरंगज़ेब के ज़माने से ही इनको वो मनसफ़ी का आदा मिला था। इनके जो बाप दादा में सिख थे, काज़िल क़ज़ा कहते हैं कि जैसे जुडिशरी होता है, अदालत होता है, तो इस्लामिक जो अदालत होता है उसको दारुल क़ज़ा कहते हैं। तो दारुल क़ज़ा के पोस्ट पे इनके उस ख़ानदान से थे, तो उनको मनसफ़ी भी कहते हैं, इंसाफ करने वाला, ठीक है। तो इस्लामी की लॉ शरीयत के हिसाब से वो फैसला करते हैं, तो वो इनके ख़ानदान में थे बादशाहों के ज़माने में। औरंगज़ेब का जो छोटा बेटा है उसके बारे में कि इनके जो एक थे, इनके दादाओं में से एक जो थे, वो औरंगज़ेब के छोटे बेटे को पढ़ाया करते थे, ट्यूशन देते थे। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की फैमिली थी, क्योंकि मुबारक अजीम आबादी की। शायरी विरासत में मिली, उर्दू फारसी दोनों में शायरी करते थे। फारसी में जो इस्लाह लेते थे, अब शायरी जब करेंगे ना तो शायरी अगर आपको नहीं आ रहा है या आ रहा है तो अब लिखना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस्ताद से मिलना पड़ता है, आप उनको दिखाना पड़ेगा शायरी कि मेरी शायरी अच्छी है, ख़राब है, अच्छी है तो कितनी अच्छी है। तो उससे जो आप वो आपको सुधारेंगे, करेक्ट करेंगे, उसको इस्लाह लेना कहते हैं। तो फारसी में जो ये इस्लाह लेते थे वो हकीम अब्दुल हमीद नाम था, उनसे इस्लाह लेते थे। और उर्दू में जो वो दाग दहलवी से इस्लाह लेते थे। दाग बहुत बड़े शायर हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं, इनकी एक कलेक्शन भी मजमुआ है जलवा दाग, ठीक है। तो दाग दहलवी से ये क्या कहते हैं इस्लाह लेते थे उर्दू में। और इसलिए कहते हैं कि इनकी जो शायरी है, इनकी मुबारक अज़ीम आबादी की जो शायरी है उन पे दाग का रंग नुमाया है। इम्तिहान में पूछेगा किसका रंग है? नुमाया मतलब दिखाई दे रहा है, दाग का रंग मतलब इनकी शायरी में जो झलक मिलता है वो दाग का है। दाग मतलब कौन? जो इनके जो उस्ताद हैं वो, तो वो दाग के शागिर्द थे, तो इनकी शायरी में इनकी झलक मिलती है। और एक बार जो है हैदराबाद दक्कन का भी सफ़र किया था, तो इम्तिहान सवाल पूछता है दक्कन, ढक्कन नहीं, जो दक्कन का पहाड़ है हैदराबाद में, उसी के नाम पे पहले जैसे वली दक्कनी है, तो वहाँ के रहने वाले को कहते हैं, दक्कन के रहने वाले को दक्कनी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ सफ़र किया था, तो अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की थी। ये भी बड़े शायर थे, सॉरी मिनिस्टर थे कोई। तो हैदराबाद जब गए थे कौन? मुबारक अज़ीम आबादी, तो अब्दुल अजीज़ से मुलाकात की थी। और कलकत्ता का जब सफ़र हुआ, उस ज़माने में कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, किसकी? हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। तो वहाँ सफ़र किया था, तो वहशत से मुलाकात की थी। वहशत भी बड़े शायर थे, तो शायरों से मुलाकात करके शायरी पे कुछ न कुछ काम करते थे, ठीक है। 1892 से 1905 तक ये दाग के शागिर्द रहे, 1892 से 1905 तक, तो लगभग कितना 8-5-13 साल तक इन्होंने शायरी में इनके उस्ताद रहे दाग। और इनकी शायरी में जो रंग दिखेगा वो तसव्वुफ़ का रंग कहते हैं। किसका रंग? तसव्वुफ़ का। तसव्वुफ़ कहते हैं सूफियाना, बुजुर्गी, ठीक है, तसव्वुफ़ का रंग मिलता है, ठीक है। और कहीं कहीं जो गज़ल लिखा है उन्होंने रिंदाना गज़ल लिखी है। रिंदाना मतलब शराबी टाइप से, शराबी नहीं मैं पिलाया गया हूँ, तो रिंदाना गज़ल भी लिखी है। इनके कलाम का मजमूआ बताया था आपको, जलवा दाग के नाम से मशहूर हुआ। किसके नाम से? तो जलवा दाग के नाम से मशहूर हुआ। 1954 में इनको जो हिंदुस्तान की हुकूमत थी वो 100 रुपये का वजीफ़ा लगा दिया। कितने रुपए का? 100 रुपये का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया हुकूमत हिंद ने। पटना में इंतकाल किया 1958 में, 12 दिसंबर 1958 को इंतकाल कर गया। 90 बरस की उम्र थी, 70 साल तक इन्होंने शायरी की, ठीक है। अब आइए इनकी गज़ल, 2 गज़ल हैं, दोनों गज़ल को देखते हैं।